प्रोग्राम हम लोग मेजबान अहमद इमरान खान। आज का प्रोग्राम हमारी सोसाइटी के एक टैबू के ऊपर है। टैबू जिसके मानी है गैर महसूस अंदाज में किसी चीज या हरकत को हराम करार देना और सोसाइटी में उसके ऊपर बात करने की गुंजाइश भी नहीं रखी जाती। ये टैबू क्या है, ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको पता लग जाएगा। मेरे पीछे ये एंट्रेंस है तहसील दीपालपुर की, जो कि जिला उकाड़ा की एक तहसील है। लाहौर से ये फकत 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या ये तहसील। इसमें 17 मई को नज़ीर अहमद, जो कि दीपालपुर के मज़ाफ़ाती गांव भुम्मन शाह का रिहायशी था, उसके घर में उसके ऊपर क्या क़यामत टूटी और वो क़यामत किसने गुजारी, उसकी वजह कौन थी और ख़ानदान तबाह बर्बाद किस तरह से हुआ, आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने ये रिवील करने जा रहे हैं। दीपालपुर के मज़ाफ़ात में यह है गांव भुम्मन शाह, जहां पे मोहम्मद नज़ीर कुछ दिनों पहले अपनी फैमिली के साथ, अपने 7 बच्चों, अपनी बीवी के साथ रहा करता था। मोहम्मद नज़ीर आज नहीं है और वो किस वजह से आज नहीं है अपने ख़ानदान के साथ, ये बताएगी उसकी अपनी फैमिली। नज़ीर अहमद के कत्ल की FIR जिसकी मुद्दइयत में दर्ज हुई, वो नज़ीर अहमद के भाई हैं मोहम्मद ज़मान, जो कि इस वक्त अपने ख़ानदान और लवाहिकीन के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, ये FIR के मुद्दई आप हैं, ये कहानी क्या है, ज़रा मुख्तसरन बताइएगा इसके बारे में। ये सर कुछ कहानी इस तरह है कि जो हमारे भाई नज़ीर अहमद की बीवी थी ना जी, और उसकी 2 बेटियां थी, वो कुछ आवारा और बात चलनी का शिकार थी। 3 साल पहले सानू यानी कि किसी लोगों ने महल्ले दे ने खबर दी कि इसी मोहल्ले के लोगों ने, हाँ जी, कि यह जिहड़ा ना मामलात औरतां दे ठीक नहीं हैगे। 2-3 साल तो असी देखते आ रहे हैं कि महल्ले विच लोग आवारा इन्हां दे घर आंदे जांदे ने और इन्हां दे नाजायज। नज़ीर उन औकात में कहाँ होता था? जो वो बाहर खेत में काम करने चला जाता था दिन को भी, या शायद रात को कभी उसको ज़रूरत पड़ती पानी लगाने की, या कोई बाहर अपनी फसल का ख्याल करने के लिए वो बाहर खेत में चला जाता था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नज़ीर की बेटियों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी? जी, ए मरने भाई जो हमारा कत्ल हुआ है ना, या मर गया, उससे 2 महीने पहले उन्होंने अपनी मर्जी से घर से भाग कर उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी किससे की? वो सैयद जलाल भुट्टा लड़का, उस एक ने उसके साथ की थी, दूसरा मोहम्मद खानदान का, भुट्टा खानदान का। सही। फिर शादी टूट किस तरह गई? ते टूटी इस तरह के हमको जब पता चला कि हमारे भाई नज़ीर की जो बेटियां हैं वो भाग कर उन्होंने गैर लोगों से शादियां कर ली हैं, तो हमारी गैरत जो है ना बर्दाश्त ना हम कर सके। मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ, ज़रा नज़ीर की बेटी को दीजिएगा माइक। आप नज़ीर की बेटी हैं जी। आपको कभी नहीं अपनी वालदा के रहन सहन से अंदाजा हुआ कि ऐसी कोई बात हो सकती है? जी नहीं हुआ। पहले ठीक था, लेकिन 3-3.5 साल से हमारी शादी हो गई। उसके बाद कभी हम आते थे दिन को और उसी वक्त शाम को घर चले जाते थे। ठीक है। रहते नहीं थे ज्यादा इधर तो आपको ज्यादा नहीं पता लगा? जी नहीं। लेकिन जब आपकी बहनों ने शादी की तो तब तो बहनें आपस में सहेलियां होती हैं, बताती हैं एक दूसरे जी नहीं को। बताया था, हम तो ना कुछ ही दिन बाद आए थे इधर। हाँ। हमारे पापा ने भी हमें ना पहले दिन नहीं बताया था, दूसरे-तीसरे दिन फोन किया मेरे ससुर को और हम इधर आए थे और पापा ने सब बात हमें बताई। और फिर बाद में उन्होंने बोला था कि वापस बच्चियों को लाना है और फिर इधर क्यों लाना है बताया नहीं उन्होंने, क्या वजह थी? जी हमारे गैर बिरादरी में शादीशुदा नहीं ना करते किसी की भी, यानी कि अपनों में करते हैं, तो इसलिए बोलते थे कि हमारी इज्जतें वापस आ जाएं। अच्छा, अब लड़कियां वापस आ गई, फिर लड़कियां वापस आने तक तो हालात नॉर्मल हो गए ना कुछ? जी नॉर्मल हो गए। तो ये कत्ल किस तरह हो गया नज़ीर? 27 रोजे नु सुबह 10 बजे मेरी भाभी ते 2ਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਤੀਜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ बाहर साढ़े रकबे च रैश हैगी, उत्थे गईयां
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ गया मंडी तो पैसे लैन शहर गया सी तो वापस नहीं आया। फिर हमको शक घर पर था कि बीवी भी बात चलन है और बेटियां की भी बात चलन है, शायद इसके घर कोई आदमी आए हों, इन्होंने मिल के उसके साथ कोई ज्यादती या वो उठ के उनके साथ रात को गले पड़ा हो, भी घर में कोई आदमी घुसे हों इनके आशिकान। तो इस बना पर हमें शक हुआ कि आदमी जो मरा है ना घर में ही मरा है, बाहर नहीं है उसका कोई मामला। कलसूम को दीजिएगा माइक। कलसूम, जब चचा और आपके वालिद की फैमिली ये सोच रही थी तो आपका जहन क्या कह रहा था? हमारा भी जहन यही कह रहा था कि मेरी माँ और बहनों ने ही हाँ, बाप घर में ही है बात, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं हमारे में नहीं है बात। और 10-15 दिन जेल में भी रही थी, पकड़ी भी रही, लेकिन उधर नहीं मानी, घर आ गई। फिर ऐसे चलते फिरते ढूंढते रहे और आस्ता आस्ता पता चला। अम्मा जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? 6 ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਗਈ ਰਾਤ ਬੋਸ਼ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬੋਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੰਦਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ अम्मा जी ने निकाला, आपने निकाल दिया था? ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਧੀਆਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਭੜਾਂਗੇ ਪਿਓ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਨਾ ਕਰੇ ਮਾਂ ਨਾ ਖੁਦ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੈਰ ਬਿਆਦਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ ਦਾ भी डर नहीं, ਅਸੀਂ जो मर्जी करा। ज़मान, आप ये बताओ जी सर कि ये किस स्टेज पे जाके आपको पता लग गया? क्योंकि पहले आपने भाभी को दोनों भतीजियों को पकड़वाया भी, 8-10 दिन वो पुलिस की हिरासत में रही, लेकिन उनसे कुछ नहीं निकला। जी सर, पता किस तरह लगा? वो पता है चलिया कि मोबाइल ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸਈਦ ਮੋਚੀ ਜਿਸ ਰਾਤ ਇਹਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ जो नहर च सुटता है ना, 6 आदमियां ने, 3 आदमी थे, 3 ये घर, 2 बेटियां और 1 बीवी। तो सईद मोची जो भाई के जेब में मोबाइल था, कुछ पैसे थे, वो निकाल कर तो वो साथ मोबाइल लेकर लाहौर उसी रात चला गया। ठीक है। उधर अपने किसी दोस्त के पास 2 दिन रहा तो मोबाइल दोस्त पकड़ा गया? दोस्त पकड़ा गया सर। ठीक है। फिर उसने बताया कि ये सईद मोची ने मोबाइल मुझे देकर गया। तो जब वो दोस्त पकड़ा गया तो उसने बताया, तो उसी वक्त पुलिस ने वो सईद मोची को पकड़ लिया। सईद मोची ने फिर भाभी का आपकी बताया? और इस तरह उसने बताया कि ये मोबाइल मुझे हम मकतूल का, ये नज़ीर का है और हम लेकर गए थे और हमने ये वारदात इस तरह की, सारा उसने बताया कि ये हम लोग शामिल है इसमें। नाज़रीन, ख़ानदान की ज़बानी कहानी आपने मुख्तसर सुन ली, कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। मसला सिर्फ और सिर्फ शऊरी जहालत का ही है। लड़कियों ने शादी की और ख़ानदान की तरफ से प्रोवोक किया गया नज़ीर अहमद को कि इज़्ज़त का मसला है, लड़कियों को घर वापस लाना है। लड़कियां घर वापस आईं तो उन्होंने इंतकाम की ठान ली और अपनी माँ को कहा कि ये टास्क अब हमें दे दो और तुम अपना बर्डन उतार दो। फिर लड़कियों ने प्लान किया अपनी माँ की सरबराही में और उन्होंने कत्ल कर दिया अपने सगे बाप को। नाज़रीन, कितनी बदकिस्मती होगी उस 12-13 साल के बेटे के लिए जो अपने बाप का कत्ल अपनी माँ, अपनी बहनों के हाथों अपनी आंखों से देखे। तो तकलीफ दे मरहला किसी इंसान के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं, लेकिन खुदा जहाँ पे अजाब का कोड़ा बरसा रहा है वहाँ पे हिम्मत और हौसला भी दे रहा है। नज़ीर का छोटा बेटा हमारे साथ मौजूद है। बेटा, आपका नाम क्या है? इरफान। इरफान, उस रात जो हुआ वो आपको रात का वक्त था, वक्त क्या था वो? 12-1 रात 12 बजे का। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? हम सोए हुए थे। अब्बू की चारपाई कहाँ थी? इधर इस जगह पे पड़ी हुई थी। उठ के फिर अब्बू के पास आए, क्या किया आपने? हमने इसको देखा तो इसने
फोत का मेरे अबू को मार दिया था। तो हमने देखा तो इसने कहा आपने किसी को बताया था हम तेनों भी मार देंगे। इसने मोची ने कर पिस्तौल रखा मेरे सिर से, तो इन्हें आखा अगर तू किसी ने दसा तो इन्हें भी मार देना। मेरी अम्मी ते मेरी भैन पिछे सन लत्तां ते वो ते नग्गे सन, तिना ने अग्गू मारा। क्या किया क्या उन्होंने? उन्होंने एक ने मुंह गुट्टा, दो ने गाल गुट्टा रखे। जो बच्चा अपने बाप को मरते हुए देख रहा है और देख रहा है कि माँ और बहनें अपने आशनाओं के साथ मिलकर उसको मार रही हैं, वो 8 साल का बच्चा, वो 12 साल का बच्चा, उसके दिल का खौफ कितना होगा ये हम नहीं सोच सकते। उसका दिल एक एक सेकंड में कितनी बुरी तरह धड़क रहा होगा, जैसे जलजला आ रहा हो, जैसे ज़मीन पूरी की पूरी लरज़ के रह गई हो। ये कैफियत होगी इस मासूम बच्चे की उस वक्त। मोची ने तार कटी, दूसरे बैड़ी वाले मुंडे अदीब ने ऊपर पानी एक ने फेंका और दील ने करंट लगाया। हम लोग उसमें नहीं शामिल। क्या वो मुंह पे तुम्हारे कह रहा है? हाँ भाई, वो कह रही पिंड तेरा सबूत देता। सर जी ये निकाह करना चाहती थी। कहा इसने तेरे? जी मुंह से बोल के कहा? जी मुंह से बोल के। ये मुकदमा थाना सदर दीपालपुर में मोहम्मद जमान जो कि नज़ीर अहमद का भाई था उसकी मुद्दत में दर्ज किया गया। इस मुकदमे के आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करते हैं, रियाज अहमद, जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। रियाज साहब, इस मुकदमे में FIR दर्ज करने के बाद आपको किन मराहिल से होते हुए मुलजमान तक पहुंचना पड़ा? सबसे पहले हमने इस मुकदमे को जब ये 20/7/2015 को दर्ज हुआ तो हमने कोशिश की कि इसकी फैमिली को शामिल तफ्तीश किया जाए, लेकिन उनको शामिल तफ्तीश करने के बाद हमें पता चला कि ये लोग जो है ना ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। हमने इनको इंटेरोगेशन के लिए थाने में बुलवाते रहे। 9 दिन ये ख़वातीन जो कि जाहिल हैं, जो कि गवार हैं, ये ख़वातीन पुलिस को बेवकूफ़ बनाती नहीं? हरबा क्या था इनका? एक्चुअली इनका जो टेक्निक थी कि चूँकि इनका कुछ चश्मदीद शख्स मौके पे मौजूद नहीं था, तो इन्होंने सोचा चलो हम आपस में माँ और 2 उसकी बेटियाँ हैं, कोशिश करते हैं हम इस केस को जो है ना वो छुपाते हैं, किसी को पता ना चले। हमें इनके ऊपर शक था कि इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता, घर के बाहर आदमी जाए और घर मतलब उसका मर्डर हो जाए और इसके फैमिली को पता ना हो, इसकी बीवी को पता। लेकिन फिर भी इट टुक कपल ऑफ मंथ, 2 महीने लगे इसको रिजॉल्व करने में, वो भी बाय चांस मोबाइल जब एरिया में आया तो ट्रेस हुआ। नहीं, एक्चुअली इसमें हुआ ऐसे कि जो मकतूल की जेब से मोबाइल निकाला गया था वो इन्होंने जब कत्ल करने के बाद उसकी तमाम चीज़ें निकाली, मोबाइल भी निकाले, तो मोबाइल मोची के पास चला गया। मोची ने मोबाइल आगे उसको पहले तो छुपाए रखा, फिर उसमें अपनी सिम डाली और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया कुछ अर्से के बाद। पहले इनको हमने बतौर मशकूक रखा, फिर इनको हमने छोड़ दिया, चले देखते हैं इसके अलावा जो एडिशनल हमारे पास एविडेंस आ जाएगी उसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। हमने काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल के ऊपर काम किया, टेक्निक्स की, उस मोबाइल को हमने रिकवर किया। फिर हमने मुकम्मल इनका रिकॉर्ड निकाला तमाम मुल्ज़मान का, तमाम ये जो इसके जो शामिल तफ्तीश हुए लोग, तो हमें पता चला कि ये जो एक्चुअल मकतूल का मोबाइल था वो बेसिकली हमारे पास जो मेन एविडेंस थी वो बनी, और उस एविडेंस की बुनियाद पर हमने टेस्ट किया। इस मोची को हमने तफ्तीश में शामिल तफ्तीश किया। मोची ने आगे फिर बकिया मुल्ज़मान के नाम बताए। नज़ीर अहमद की बेवा और यतीम बेटियां जो कि नज़ीर अहमद की कातिल भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनके जुर्म के हवाले से। तुम्हारा नाम क्या है? रमजाना मिली। रमजाना, तुमने नज़ीर अहमद को क्यों कत्ल करवाया? बस जी वो घर च झगड़ा लड़ाई होंदी सी ते मारदा मुरदा सी ते इस वजह तो करते, तो मोची जेड़ा सी वो मैनू कहंदा सी मेरे नाल निकाह कर, मैं क्या मैं नहीं करना चाहती। सईद मोची के साथ तुम्हारी दोस्ती कब हुई, कैसे हुई? बस एवें रस्ते च लंघदे टपदे ते भी गलबात करदा सी जां किदां, तो क्या कहता था तुम्हें? भी दोस्ती कर ला, मेरे नाल निकाह कर ला। मैं क्या भी मेरे निक्के निक्के बच्चे, मैं नहीं निकाह करना चाहती। तो आंदा मैं तेन फिर मार दांगा, पहले मैं हुण सारे पिंड च बदनाम हो गया, तू भी निकाह कर ला। निकाह का उसने कहा, दोस्ती का कहा, निकाह का कहा। निकाह तुम कर नहीं सकती, दोस्ती तुमने कर ली। हाँ जी। नज़ीर अहमद को जब पता लगा तो उसने तुमसे क्या पूछा? उन्हें मैंने पूछा भी तेरे मगर ही आंदा भी, उन्हें एक दिन पकड़ लिया सने नूं घर च आए नूं, कहंदा भी ये की लैन आया जे की मसला। मैं कहा भी इस तरह, फिर मैं जेड़ी गल सी उन्हें दस दित्ती, उन्हें फिर पर्चा करवा दिता इहदे ते। तुम्हारा नाम क्या? रिमशा जी। रिमशा। और तुम्हारा? मुसरत। मुसरत।
शादी तुम्हारी कब हुई, किस तरह हुई, वो लड़के कौन थे जिनसे तुमने शादी की, क्या वही लड़के थे? वो अराई थे? अराई जी। तुम्हारे चचा ने कहा कि वो लड़कियां रात को घर से गई थी नहीं और सुबह बदनामी के डर से उन्होंने शादी कर ली। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हम खुद लोग गए थे। बाप को कत्ल करने का सबसे पहले जो है प्लान किसका, जहन में किसके, ये ख्याल किसके आया सबसे पहले? रमजाना मोची और इनका और जो मेरी कजन है उनका प्लान था, हमारा नहीं था। ये कजन तुम्हारे कौन है? तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? वो व्याड़ी में रहती है। रमजाना कत्ल क्यों किया? कत्ल तो बड़ी घिनौनी चीज है। इंसान कत्ल उन्होंने तिन्ना ने रल के किया। तुमने को गो थ्रू दिया था ना, तुम्हारे बेटे को भी रमजान ने, सईद मोची ने डराया कि मैं तेरे सर पे रख के, उसने कहा तुम्हारे 12 साल के बेटे को मैं तेरे गोली मार दूंगा। तुम कैसी माँ हो? तुम वहाँ पे खड़ी तमाशा देखती नहीं, अब तुम कह रही हो कत्ल हमने नहीं। धमकी दी इन्होंने तीनों ने भी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। आशिकी तुम्हारी चल रही है उससे, लड़ाई तुम्हारी होती है, घर छोड़ के तुम चली जाती हो, मियाँ तुम्हारा माफी तुम्हें दे देता है, तुम जब माफी मांगती हो उसके बाद तुम घर आती हो, मोची कहता है मैंने इसे कत्ल करना है। तुम कैसी बदबख्त औरत हो और तुम आराम से उसे कत्ल करवा देती हो। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਬਣੇਵਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੋਚੀ ਨੇ ਤੋੜ किस तरह मुमकिन है? तुम्हारे भांजे इसमें शामिल हैं, मोची तुम्हारा बॉयफ्रेंड शामिल है और तुम्हें पता ही नहीं है कि वो तुम्हारे बंदे को मारने के लिए घर में आ गए। नींद की गोलियां तो तुमने डाल के खिलाई उसे? नहीं जी नहीं, बकवास कर दो। नींद की गोलियां तुमने नहीं डाल के दी? नहीं मैं नहीं डालियां ले हाथों में। मुझे ये बताओ कि बाप से बेटियों को बड़ा प्यार होता है और बेटियां जो हैं बाप की बड़ी लाडली होती हैं और बाप से बेटियां बहुत मोहब्बत करती हैं। तुम्हारा भाई कह रहा है कि तुमने अपने बाप के बाजू, टांगे, हाथ पकड़े हुए थे, उनकी तुमने पूरी मदद की है बाप को कत्ल करने में, जब तक मोची ने उसको करंट लगा के हतमी तौर पे मार नहीं दिया। वो मोची ने लगाया, मोची ने तार कटी, दूसरे व्याड़ी वाले मुंडे अदीब ने ऊपर पानी एक ने फेंका और दील ने करंट लगाया। हम लोग उसमें नहीं शामिल। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में 40 साला रमजाना का 20 साला सईद मोची आशिक, जो कि जिसने प्लॉट किया उसके शौहर का कत्ल, मौजूद है और उसके साथ उसके 2 सबऑर्डिनेट्स, उसके 2 हेल्पिंग हैंड जो कि रमजाना के भांजे हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं। रमजाना के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? मोहब्बत हो गई थी उससे? जी। निकाह करना चाहते थे? जी मैं नहीं निकाह करना चाहता, वो करना चाहती थी। वो करना चाहती थी? जी। वो कह रही है तुम करना चाहते थे? नहीं सर जी, वो निकाह करना चाहती थी, मैं नहीं करना चाहती। कब से तुम्हारा ये रिलेशन कब से चल रहा था? 6-7 महीने हो गए। और तुम्हारी को अक्ल मत काम करती है? तुम 20 साल के, वो 40 साल की, तुम्हारी माँ जितनी है वो, तुम उसके साथ अफेयर चला रहे हो। कत्ल का मंसूबा बन गया, अब प्लान कर लिया था कि गला घोट के मारना है, तकिए से सांस घोट के मारना है, आग लगानी है, बिजली का करंट लगाना है। मंसूबा क्या था असल में? मंसूबा असल है जी, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 32 ਲਾਤ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਸੇ ਵੀ 32 ਲਾ ਗਏ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾ। मंसूबा है बनाया। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद अदील। तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद अदीब है? मोहम्मद अदीब। अदीब। तुम्हारी उम्र कितनी? 18 साल। तुम रमजाना के क्या लगते हो? रमजाना हमारी खाला। खाला। अदील, कत्ल में तुमने क्यों हिस्सा लिया? तुम्हें क्या खाला की बेटी पसंद थी? नहीं, फिर मेरी आंटी ने फ़ोन किया बे तुम लोग आ जाओ। क्या करने के लिए? खाने पे आ जाओ? नहीं, मारने के लिए। मारने के लिए आ जाओ। हाँ आंटी ने फ़ोन किया? हाँ जी। क्या फ़ोन पे बताया कि तुम्हारे खालू को कत्ल करना है तो बेटा तुम आ जाओ, पहुँच जाओ? तुमने कहा ओके? जी पहले तो मेरे भाई के पास सर, वो खालू हमारा आंटी को मारता था। अच्छा। हमने पहले भी उसने हमारी खाला को मारा था, तो हम अपनी खाला को लेकर चले गए थे। ठीक है। तो वो मगर गया और उसे ले आया। फिर हमारी खाला ने फ़ोन किया कि वो हमें मारता है, मुझे फिर मारता है। तो फिर हमारा राब्ता नहीं हुआ। फिर काफ़ी दिन के बाद उसने हमें फ़ोन कर बुलाया। फिर फ़ोन करके बुलाया? हाँ जी, वो हमें मारता है, हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तुमने उसको क्या कहा? तो खाला ने तुम्हें क्या कहा कि आ जाओ भूमन शाह आ जाओ? हाँ जी। खालू को कत्ल करना है? हाँ जी, वो हमें ये फ़ोन पे बताया उसने? हाँ जी। हैं? हाँ जी। और तुमने क्या कहा? हमने फिर आ गए। मोची के साथ तुम्हारा क्या कोई प्लानिंग चल रही थी? मोची को ये हमारे घर गया था, हमारी खाला के पीछे।
फिर हमने इसको वहाँ पर मारा था और इसके बाद हमारा कोई मारा क्यों था? ये हमारी खाला के पीछे गया था ना, हम इसको जानते भी नहीं थे। तो फिर रखा क्यों घर पे? ये हमारे घर रहा ही नहीं। 2 महीने तुम्हारे घर नहीं नहीं रहा? रहा। तू कहाँ रहता रहा वहाँ पे व्याड़ी में? जी व्याड़ी में थे, दोस्त रहता था उसके साथ काम करता था। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है। रमज़ाना कुछ कह रही है, सईद मोची और रमज़ाना के 2 भांजे वो कुछ और कह रहे हैं। यहाँ पे रमज़ाना से बात करना बड़ा ज़रूरी है। रमज़ाना को बुलाइएगा अजान। रमज़ाना, तुम्हारे सामने सईद ने और तुम्हारे भांजों ने ये बताया कि तुमने उन्हें फ़ोन करके बुलाया अपने शौहर को कत्ल करवाने के लिए। नहीं, ये सईद झूठ बोलता है। तुम्हारे भांजे भी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, भांजान तो से फोन किया ना। क्या फ़ोन किया तुमने? इन्होंने क्या भी असि बाबा फरीद आए, असि गां आज ये पूछ लो मुंह ते खले है, असि क्या भी आ जाओ। नहीं, बाबा फरीद तो 2 महीने बाद आ रहे हैं ना। जब तुमने फ़ोन किया उनको कि आओ मारता है, कत्ल करना है, ये इन्होंने तिन्ना दी मुलवस होई, असि को नहीं इन्होंने फोन किया। पूछ लो। रमज़ाना को कुछ शर्म को तुम्हें मरना भूल गया है। तुमने शौहर मरवा दिया है, बंदे बुलाए तुमने विहाड़ी से, अपने भांजे तुमने फंसवा दिए, अपना जो तुम्हारे से आधी उम्र का तुम्हारा आशिक था तुमने उसको भी मरवा दिया। अब तुम यहाँ से मक्खन में से बाल की तरह अपने आप को निकाल रही हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं थी, तुम भोली हो। नहीं जी, इन्होंने मैं इन्हें फोन किया सी, इन्हें फिर इन्होंने फोन करके बुलाया भी तुसी आओ तो आप मीटिंग। इन्होंने तिन्ना ने। 1 मिनट होल्ड करो। तुम्हें फ़ोन किसने किया? जी हमारी आंटी ने। क्या कहा? भी आ जाओ। क्या करने के लिए? मारने के लिए। किसको? हमारे मासड़ को। नज़ीर अहमद को? जी। अब बोल। नहीं जी, मैं इन्होंने हुण बच्चे है मार तो डरदे कहंदे पे ने, मैं इन्होंने गल ही इन्होंने क्या भी असि मारना ने किवें, तो फिर बाद च इत्थे आए। अच्छा, बच्चों से तूने बंदा मरवा दिया अपना। अब जब वो बता रहे हैं कि तूने फोन करके बुलाया तो तू बच्चा करके उन्हें वो कर रही है। नहीं, इन्हें फोन मैं किया से ना, ते इन्हें फिर गांव फोन किया। और पहले तुमने कहा कि वो सईद मोची तुमसे निकाह करना चाहता है। सईद मोची तुमसे निकाह करना चाहता है। तुम निकाह करना चाहते थे इससे? ये करना चाहते थे। मैं करना चाहती थी। जेड़ पूरा पिंड तेरा सबूत नहीं दे सकता क्या? वो मुंह पे तुम्हारे कह रहा है? हाँ भाई, वो कह रही पिंड तेरा सबूत देता। सर जी, ये निकाह करना चाहती थी। कहा इसने तेरे? जी। मुंह से बोल के कहा? जी, मुंह से बोल के। अब बोल रमज़ाना। चलो जी, उन्हें जिद्दां हुण ये कहंदा पे बकवास करदा पे, हुण जेड़ी गल भी होनी कहंदे पे ने वो सही कहंदे पे। मासूम बच्चों को कत्ल जैसे हीनियस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व किया और उसके बावजूद ये औरत अपनी सफाकी के साथ अब भी बहुत इत्मीनान के साथ खड़ी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमें चाहिए था जो एविडेंस जिसके साथ इन्होंने क्राइम किया था और जिनके थ्रू क्राइम किया था वो बंदे, तो उनके लिए ट्रैप बनाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम दरकार था। अपने खामन को नशावर दवाई पिलाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँगी, लेकिन उससे अगर अल्लाह का खौफ होता तो फ़ौरन वो अपने इस मिशन से बाज आ जाती। नाज़रीन, सोसाइटी के अंदर ये बढ़ते हुए टैबूज जिनकी वजह से इस सोसाइटी के अंदर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, पुलिसिंग के डिपार्टमेंट के थ्रू इसको बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है, ये जानने के लिए हम हाजिर हुए हैं एसपी दिपालपुर अमीर सऊद साहब के पास। मुझे ये बताइएगा, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं इनडायरेक्टली उसका काम है कानून का नफाज और मुलजम जो जराइम पेशा एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकना, कर्टेल करना। ये जो केस हुआ है, इस केस ने आपके ऊपर किस तरह का असर छोड़ा? आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे रेज़ की कि एक तो सोशल टैबूज़ की बात आपने की जो हमारी सोसाइटी में स्टार्ट से रहे हैं, लेकिन वो किसी ना किसी हवाले से वो सरफेस नहीं हुए। अब आपके ज़रिए से ये बिल्कुल जो है वो एविडेंट है और ओपन है टू द ऑल दी सोसाइटीज़, और इसमें आपका रोल और हमारा रोल बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए ताकि हम अपनी सोसाइटी को किसी न किसी हवाले से एजुकेट कर सकें, बता सकें कि ये इश्यूज़ हमारी सोसाइटी कन्फ्रंट कर रही है, जिनको डिस्कस करने में कोई टैबू नहीं है, जिनको डिस्कस करने में या उनको एक्सपोज करने में कोई कबाहत नहीं है। ये जो इशू है पर्टिकुलर, इस पे आपने काफ़ी डिटेल इंटरव्यू किया है जो इसमें मुल्ज़िम है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी एक मेरी नज़र में जो आई है, जो आपका सवाल भी है, वो ये है कि जो आपका जो फैमिली एक बॉन्ड है
वहाँ पे जो घर का सरबराह है या जो घर के बड़े हैं उनकी जो सुपरविजन और ग्रूमिंग है, देयर इज समवेयर सम फॉल्ट, जिसकी वजह से ये इस तरह के इश्यूज कहीं ना कहीं सरफेस होते हैं और वो पूरा एक जो घर की जो फैमिली का एक माहौल है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और बाकी लोगों के ऊपर भी बड़े उसके बुरे असरात पड़ते हैं। मकसद साहब, मुझे ये बताइए कि पुलिस ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी भी थी, फरीजा भी था, लेकिन इस केस को रिजॉल्व करने में काफ़ी महीने लग गए। डिले की वजूहात क्या समझते हैं आप? नंबर 1, जब भी कोई क्राइम हो जाता है उसके पीछे जो है जो अपने जो जिनके साथ क्राइम होता है दे फील समहाउ हेजिटेंट इन रिपोर्टिंग टू द पुलिस। आपको ये पता है कि ये 14/7/2015 को वक़ुआ हुआ, तो 3 दिन के बाद जो है वो पुलिस को रिपोर्ट किया गया कि ये हमारा जो है बंदा घर से गायब हो गया है। और इसमें एक ये भी वजह होती है कि घर वाले अपने तौर पे वो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, और लेकिन इस केस में तो घर वाले ही शामिल थे। तो आप देखें कि 17 को हमें ये रिपोर्ट हुआ केस, और 17 को ये FIR हुई, लॉन्च हो गया। और इसके अलावा 17 को लकीली चक बेदी एक थाना है पाकपतन का, वहाँ पे ये बॉडी रिकवर हुई। रमज़ाना और इसकी 2 बेटियां, ये दोनों पुलिस की हिरासत में करीबन 7-8 दिन पहले भी रहे, जब मकतूल के भाई मोहम्मद जमान ने पर्चा दर्ज करवाया। उसने शक का इजहार किया कि मेरी भाभी और भतीजियां अपने बाप और शौहर के कत्ल में मुलव्वस हो सकती हैं, गुमशुदगी में इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो पुलिस को उन्होंने कैसे बेवकूफ़ बनाया? 9 दिन पुलिस के पास भी रहीं, पुलिस को डॉज करा के चली गई, फिर 2-3 महीने के बाद जाके इट गॉट रिवील्ड। नहीं, इसमें जो है चंद चीज़ें जो है देखें, औरत का बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, और रमज़ाना को आपने देखा होगा शी इज़ एट दी प्रेगनेंसी स्टेज। दूसरी जो चीज़ थी वो वी वांटेड टू बी वेरी श्योर अबाउट द थिंग्स, कि इसमें ये तो फैसिलिटेटर भी थे क्राइम में, जो है वो इन्होंने प्लानर भी थे, सारी चीज़ें इन्होंने की भी थी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दी। बट हमें चाहिए था जो एविडेंस जिसके साथ इन्होंने क्राइम किया था और जिनके थ्रू क्राइम किया था वो बंदे, तो उनके लिए ट्रैप बनाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम दरकार था, जिसकी वजह से ये पूरा जो हमने एक करके कंप्लीट करके फिर हमने मुजरिम के ऊपर हाथ डाला। नाज़रीन, रमज़ाना ने अपने शौहर को कत्ल किया। कानून के तहत इन 6 एक्यूज लोगों को कानून किस तरह से डील करेगा, ये जानने के लिए हम हाजिर हुए हैं रबिया बाजवा, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। रबिया, आपका बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त के लिए। ये बताइए, इस केस के अंदर 6 लोग हैं जिन्होंने मिल के कत्ल प्लॉट किया और उसको एग्जीक्यूट किया। कानून की नज़र के अंदर इन मुलजमान को कानून किस तरह से डील करेगा, जबकि इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है या 18 साल है। अच्छा, उसमें ये है कि जी अगर सारे जो मुल्ज़मान आपने बताए हैं, बुनियादी तौर पे 302 के तहत उनका ट्रायल होगा और उनके अगेंस्ट एविडेंस कोर्ट में पेश की जाएगी। अगर वो रिलायबल एविडेंस है और शहादत की उस मयार पे है कि जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है, तो फिर उनको सजाए मौत भी हो सकती है। एविडेंस के लिए शहादत का वो कैपिटल पनिशमेंट का मयार एक्वायर करने के लिए क्या क्या एविडेंस? देखिए, बात यह है कि उसमें मुख्तसर तौर पर तो ये है कि ऐसी एविडेंस होनी चाहिए जिसमें कोई शक शुबा ना हो, डायरेक्ट एविडेंस हो, उसमें शक शुबा ना हो। इस केस के अंदर जो आला कत्ल है वो एक सरहाना है और एक साफा है जिसको गले में डाल के बांधा गया, फिर एक तार है बिजली की जिसको पुलिस ने आई प्रपोज रिकवर कर लिया होगा, एक खोता रेडी है जिसके ऊपर डेड बॉडी को रख के ले जाके डिस्पोज किया गया, वो भी थाने में खड़ी हुई है। इन शवाहिद की ऑथेंटिसिटी क्या है? प्रिंसिपल है वो तो यही है कि जो अगर आप रिकवरीज की बात करते हैं तो ना तो खाली रिकवरीज के ऊपर कोई पनिशमेंट जरूरी है कि दी जाए, और ना ही अगर रिकवरीज मिसिंग और बाकी केस एस्टेब्लिश होता हो तो तब भी उनको सजा दी जा सकती है। इसलिए रिकवरी जो है वो एक तरह से सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर आएगी। पहले हमने बुनियादी तौर पर देखना है कि जो प्रोसिक्यूशन अपना केस उसको किस तरह एस्टेब्लिश करती है। कल्प्रिट्स मान चुके हैं अपने कत्ल को, जो उन्होंने प्लॉट किया, सारी उन्होंने तफसीलात हमें ऑन कैमरा खुद बता दी। देखें जी, ये तो अब अदालत देखेगी कि अगर एडमिशन है भी तो क्या वो एडमिशन वो है जो एडमिसेबल एडमिशन है। रमजाना माई और उसका जो आशिक था सईद मोची, ये दोनों, सईद 20 साल का है, रमजाना करीबन 40-45 साल की है। इनकी डीलिंग, इनकी ट्रीटमेंट कोर्ट इनको और जो 18 साल से कम उम्र है उनको एक ही चाबुक से नहीं जी, बात ये है कि उनके लिए अलग अलग कानून मौजूद है। जिनके जो जुवेनाइल में आ जाएंगे, जो 18 साल से कम है, वो उनको कोर्ट पहले डिटर्मिन करेगी उनका एज फैक्टर। अगर वो स्टैब्लिश होता है कि जब ऑफेंस कमिट हुआ है तो उनकी उम्र 18 साल से कम थी, तो वो फिर उनका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा और उसमें उनको कैपिटल सेंटेंस जो है वो अवॉर्ड नहीं की जाती।
नाज़रीन, जिस नफ्सियाती उलझन की वजह से रमज़ाना बीबी ने अपने शौहर नज़ीर अहमद को कत्ल किया, वो नफ्सियाती उलझन क्या है, मज़हब उसकी किस तरह से तशख़ीस करता है और मज़हब से इस हवाले में किस तरह रहनुमाई ली जा सकती है, ये जानने के लिए हम हाजिर हुए हैं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान लुधियानी साहब के पास, जो मजहबी स्कॉलर हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, एक तो ये बताइए कि रमज़ाना ने जो ये हरकत की, ये इन्हतात एक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर क्यों इस दर्जा आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात तो मोहतरम ये है कि इस्लाम की वो पाबंदियाँ जो शरीयत ने ख़ास तौर पर पर्दे के बारे में आयद कर रखी हैं, उनको ही अक्सर छोड़ दिया गया है। इस्लाम ने एक दूसरे के घरों में आने जाने में भी कहा है कि इजाज़त लेकर जाएं। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैं अपनी माँ के घर में जाऊँ तब भी इजाज़त लेकर जाऊँ? आपने फरमाया हाँ, क्या तू चाहता है कि अपनी माँ को ऐसी हालत में देखे जो तुझे नापसंद हो? तो इसमें ये एक चीज़ आंसर है कि आने जाने मेल मिलाप कलाम के लिए प्रोफेसर माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या आज के इस्लाम में हम वो इंटरनल कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम नहीं सिखा पा रहे, जिसकी वजह से गुनाह और सवाब से का इंसान फ़र्क करता है और गुनाह से बचता? यकीनन यही बात है कि हमारे जो रहबर हैं, दीनी रहनुमा हैं, उन्होंने अपना मिशन किसी हद तक छोड़ दिया है। लोगों को बताना कि बुराई क्या है, नेकी क्या है, इसकी तरफ तवज्जो कम है, जिसके नतीजे में वो हकूक़ व फ़राइज़ जो एक दूसरे पर आयद होते हैं उसकी निशानदेही भी नहीं की जाती, ना उनके जो अंजाम हैं उससे किसी को खबरदार किया जाता है। मुझे ये बताइएगा कि रमज़ाना जो अपने आप को, पहले उससे जब मैंने पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है, उसने कहा जो सबका है। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने कहा जो आपका है। मैंने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ, तो उसने कहा मैं बट हूँ, मैं बट मज़हब से हूँ। तो ये नहीं पता कि बट कास्ट है या कि मसलक है। हाँ, मैं ये जो इस नौइयत का जो मुसलमान है, जो अपने आप को समझता है किसी ना किसी कैपेसिटी में कि मैं मुसलमान हूँ, उसके ईमान को किस तरह से गेज किया जा सकता है? अल्लाह का खौफ दिलाया जाए और उन्हें बताया जाए कि जिस राह पे हम चल रहे हैं ये रास्ता सही नहीं है। जब खुदा का खौफ होगा, इसलिए हजूर ने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, आप जहाँ भी हैं अल्लाह का खौफ दिल में रखें। अगर रमज़ाना के दिल में ये खौफ होता कि यहाँ तो मैं लोगों की नज़रों से बच जाऊँगी, अपने खामंद को नशावर दवाई पिलाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँगी, लेकिन उससे अगर अल्लाह का खौफ होता तो फ़ौरन वो अपने इस मिशन से बाज आ जाती। मुझे ये बताइएगा, उसके शौहर ने 3 महीने पहले रमज़ाना को और उसके बॉयफ्रेंड को रेड हैंडेडली पकड़ लिया। ऐसी सूरत हाल के अंदर एक मुसलमान, अकीदे के मुसलमान शौहर को मजहब से रहनुमाई लेते हुए बीवी को कैसे डील करना चाहिए? उसे समझाना चाहिए था और उससे उसकी जो बुराई है उसका एहसास दिलाना चाहिए था। अगर उसने ऐसा नहीं किया और वो समझता रहा। चंद दिनों बाद उससे माफ़ी मांगी रमज़ाना ने अपने शौहर से, और उसने माफ़ कर दिया। वो तो इंसानी फितरत है, जब उससे गलती हो जाए और कोई बचने का रास्ता ना हो, फिर माफ़ी का रास्ता तलाश करता है। अगर उसने सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगी होती तो यकीनन वो दोबारा ये काम ना करती। एक और पहलू जो इस केस में हमारे सामने आया, बेटियों ने भाग के शादी की और जब शरीके ने बाप को गरज दिलाई कि तुम्हारी बेटियां भाग गई हैं, नाक कट गई, इज्जत चली गई, तो वो 15 दिन बाद चौधरियों को बीच में डाल के वो बेटियों को वापस ले आया। बेटियों ने आके हमें जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा हमने तो तलाक ली नहीं थी। तो क्या अब उनकी तलाक हुई है कि नहीं हुई? ज़बरदस्ती तलाक नहीं होती। ज़बरदस्ती तलाक नहीं होती। अव्वल तो देखना पड़ेगा कि निकाह ही नहीं हुआ। वो अब जो निकाह नहीं हुआ तो ले आया घर, ठीक है। कुरान करीम की सूरह आज़ाब की आयत नंबर 35 से बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकली जजमेंट सुनाती है। वो ये, आजी करने वाले मर्द और आजी करने वाली औरतें, खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, बकसरत अल्लाह को याद करने और जिक्र करने वाले मर्द और औरतें, इन सब को अल्लाह ने वसी मग़फ़िरत और बड़े सवाब की तैयारी का अजर सुना दिया है। इकबाल ने कहा, ज़लज़ले हैं, बिजलियां हैं, कहद हैं, आलाम हैं, कैसी कैसी दुख्तराने मादरे अय्याम हैं। ये कड़वा सच है कि हमारे मुल्क, हमारी सोसाइटी में आज की माँ रमज़ाना का चुड़ैलों जैसा रूप धार चुकी है।
कुरान में सूरह निसा, सूरह मायदा और सूरह आज़ाब खूबसूरत और बेहतरीन डॉक्ट्राइन्स हैं एक माँ तख्लीक करने की। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में इस सोसाइटी को ऐसा बाप भी मिलेगा और ऐसी माँ भी। प्रोग्राम के मेज़बान अहमद इमरान खान और हम लोग की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।